मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ लेकर चंद्रगुप्त नाटक का परिचय। चंद्रगुप्त नाटक को समझने के लिए हम प्रयास करते हैं कि 2-4 मिनट में कि उसे हम सरल पूर्वक या कैसे समझें। तो चंद्रगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं और जयशंकर प्रसाद छायावाद के 4 स्तंभों में सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले साहित्यकार हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म, जैसे आप जानते हैं कि 1889 में बनारस या काशी में हुआ था। और जयशंकर प्रसाद आधुनिक काल के वैसे साहित्यकार, वैसे कवि हैं या वैसे नाटककार हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति या प्राचीन भारतीय जो संस्कृति है उसके या प्राचीन जो इतिहास है उसमें जो रत्न छुपे हुए हैं, उन रत्नों या उन खूबसूरत पात्रों, उन महान घटनाओं के द्वारा वर्तमान की जो स्थिति है, वर्तमान में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को ठीक करने की कोशिश करते हैं या ठीक करने के जो मार्ग हमें बताते हैं। जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। बहुमुखी कहने का मतलब है कि आप उन्हें हिंदी कविता में जो महाकाव्य कमायनी के रचनाकार के रूप में देखते हैं। कमायनी जैसा रचना आधुनिक काल में दूसरा नहीं हुआ। आप उन्हें सबसे बड़े नाटककार के रूप में देखते हैं। उन्होंने चंद्रगुप्त नाटक, स्कंदगुप्त, धुरुस्वामिनी जैसे प्रभावशाली या प्रसिद्ध रचनाएं लिखी, कहानी भी लिखी उन्होंने, है ना, निबंधों की भी रचना की, आलोचना भी की। तो अपने कलम जो है वो हर दिशा में उन्होंने चलाया है। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे वो 8वीं क्लास तक पास थे। सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था उनका परिवार। पारिवारिक विपत्तियों ने उन्हें वक्त से पहले ही वह ज्ञान दिया, वह शिक्षा दिया जिसका हमें चित्र उनके साहित्य में देखने को मिल जाते हैं। चंद्रगुप्त नाटक 1931 में लिखा गया। यह नाटक भारत के वर्तमान जो राजनीतिक आंदोलन है, उस आंदोलन में जो जननेता थे, उन नेताओं को हमारे गुप्त मौर्य जो युग है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो युग है, उस समय के जो संदर्भ हैं, जो घटना है, उन घटनाओं के माध्यम से वर्तमान जो राजनीतिक स्थिति थी, जिस समय लिखा जा रहा है महात्मा गांधी का जो दौर है, तो उन चीज़ों को चित्रित करने का प्रयास किया है। इस नाटक में हम मुख्य रूप से देखते हैं पात्रों को। अगर हम देखें तो नायक के जो पक्ष में जो पात्र हैं या जिनमें नायकत्व या नायक के जो गुण हैं, वो पात्र हैं आचार्य चाणक्य, दंडायन, चंद्रगुप्त, सिंहरन। ये जो पात्र हैं, ये नायक वाले पात्र हैं या भारत के आज़ादी में लगे हुए जो क्रांतिकारी हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं या स्वतंत्रता के जो राजनेता हैं, उनके प्रतीक हैं। और अगर हम विलेन के रूप में देखें या हम खलनायक के रूप में देखते हैं तो हम देखते हैं पहला तो भारत देश के अंदर वो कौन था, तो नंद के रूप में देखते हैं। मगध का जो राजा, मगध जो बिहार, बंगाल, झारखंड वगैरह जो सभी इलाके हैं, वो मगध जिसको कहलाता था, तो उसका जो राजा है नंद, जो वर्तमान समय में देश के अंदर जितने भी राजा और नवाब थे, उनके जो भोग पूर्ण जो जीवन था, भोग लिप्साओं और लोगों के शोषण पर केंद्रित जो उनका राज सत्ता थी या जो शासन व्यवस्था थी, उसके प्रतीक के रूप में हम नंद को देखते हैं। उसके अलावा अंबिक को देखते हैं। ये जो कुछ पात्र हैं ये देश के अंदर हैं और अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए एक दूसरे का मदद नहीं करते। उसके बाद हम सिकंदर को देखते हैं, सेल्यूकियस है ना, उनको भी देखते हैं सिकंदर के रूप। सिकंदर अंग्रेजों का प्रतीक है और
वह भारत को विजय करने के लिए निकला है। और कुछ राजा अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि नंद वंश इसलिए प्रत्वेश्वर जो है उसका सहयोग नहीं करता है, उसका सहायता नहीं करता, क्योंकि इसकी पुत्री से उसने विवाह करने से मना कर दिया था शूद्र कहकर। हम अंबिक को देखते हैं, तक्षशिला के जो राजा हैं, है ना, उसके पुत्र अंबिक वो जो है वो सिकंदर से कुछ पैसे लेकर वो रास्ता दे देता है उधर से। और ये सारी चीज़ें एक शिक्षक जो आचार्य चाणक्य हैं और उसके गुरुकुल में पढ़ने वाले चंद्रगुप्त, शिहरन जैसे जो राजकुमार हैं, उन्हें पता चल जाता है। वो भारत को टूटते हुए नहीं देख सकते, भारत की संस्कृति को लूटते हुए वो नहीं देख सकते थे। वो अपने स्तर पर चाणक्य कूटनीति के स्तर पर देश की जो माला रूप जो बिखर गया था, जो माला छिन्न भिन्न हो रहा था, उन मालाओं को अपने कूटनीति से लोभ और भय दिखाकर सभी को इकट्ठा करते हैं। और यहाँ की जो नंद वंश है उसके राजा नंद को वो परास्त करते हैं और वो सिकंदर को बिना लड़े ही वापस जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। जाते जाते वो अपनी बेटी कार्नवलिया का विवाह चंद्रगुप्त से करके चला जाता है। हम इस नाटक में महिला पात्र भी देखते हैं। महिला पात्र के रूप में हम अलका को देखते हैं, महिला पात्र के रूप में हम कार्नेलिया को देखते हैं, महिला पात्र के रूप में हम मालविका को देखते हैं, है ना। ये जो पात्र हैं ये स्त्री के उज्जवल जो चरित्र है या देश के प्रति जो उनका जो त्याग है। जब अलका को अपने भाई और पिता के बारे में पता चलता है तो वो घर छोड़ देती है और वो चंद्रगुप्त की सहायता के लिए चल जाता है। देश में कैसे जो राजा उस समय के थे, जयशंकर प्रसाद लिख तो रहे हैं वर्तमान की समस्या को सुलझाने के लिए, पर आप जानते हैं कि प्रेमचंद ने जब सोजे वतन लिखा तो उन्हें वार्निंग दिया गया, उनके किताबों को जलाया गया अंग्रेजों द्वारा, उन्हें वार्निंग दिया गया कि आप ऐसा नहीं करेंगे। तो सीधे सीधे आप शासक के प्रति, तो जो शासक है जो सत्ता में है उसके प्रति आप नहीं बोल सकते थे। तो जयशंकर प्रसाद इसीलिए प्राचीन जो हमारे गौरवपूर्ण जो इतिहास है उसमें कुछ ऐसे राजा हुए, कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिनका चरित्र बहुत उज्जवल है। उस चरित्र के माध्यम से वो भारत की जो वर्तमान स्थिति है उसे बिंबित करते हैं, उसको चित्र करते हैं। अब अंग्रेज इतना समझ नहीं पाते हैं कि वर्तमान को परिभाषित कर रहे हैं, वर्तमान की चीज़ों की समस्याओं को ठीक करने की बात कर रहे हैं, क्रांति को ही बढ़ावा दे रहे हैं इतनी कलात्मक तरीके से, या एक तरह से कहिए तो प्राचीनता की पर्दा लगाकर भारत की क्रांति में वो अपने सहयोग कर रहे थे। तो हम इस नाटक को अगर कम शब्दों में अगर हम समझने का प्रयास करें तो ये चंद्रगुप्त और चाणक्य, शिहरन जैसे सफल नायकों या आचार्यों और नायकों को मिलकर एक राष्ट्र की जो अभिलाषा था उस अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए भारत के अंदर नंद वंश या नंद जैसे राजाओं को परास्त करते हुए बाहर से जो आक्रमणकारी सिकंदर जैसे आक्रमणकारी जो अंग्रेज का प्रतीक हैं, तो उनको वापस भेजने के लिए जो कूटनीति चला जाता है, वो कूटनीति के द्वारा प्रसाद ये बताने का चेष्टा करते हैं कि भारत तभी सुरक्षित है, भारत की राष्ट्रीयता, भारत की संस्कृति, भारत का समाज, भारत का धर्म तभी सुरक्षित हो सकता है जब हम आपस में जुड़े होंगे, जब हमारी एकता हमारे अंदर होगी, है ना, तभी हमारी संस्कृति, हमारा समाज सुरक्षित रहेगा। चाणक्य को अगर हम माने तो कि हम महात्मा गांधी जैसे जो राजनेता थे उनके रूप में हम चाणक्य को देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहीं ऐसा लिखा है, लेकिन लोग और आलोचक जो हैं वो मानते हैं कि जो महात्मा गांधी हैं वो चाणक्य जैसे कार्य कर रहे हैं। और जो चंद्रगुप्त है वो हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू
आप सुभाष चंद्र बोस को कहें या जो भी उस समय के युवा नेता जो अपने सारा चीज़ त्याग कर देश की आज़ादी के लिए अपना तन मन सब तन मन धन से लगे हुए थे, बहुत हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे। जैसे आप देखते हैं एक भगत सिंह, स्त्री भी पुरुषों के कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। ये चीज़ें हमें चंद्रगुप्त नाटक में अलका, मालविका, कार्नेलिया के जैसे पात्रों के में दिखता है। भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं को भी इस कविता में रखा या इस नाटक में रखा गया है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ अनजान क्षितिज को देता मिलता एक सहारा। ऐसे पंक्ति कार्नेलिया के मुख से जो नाटककार हैं वो कहवा रहे हैं। तो जयशंकर प्रसाद बहुत ही सफल और बहुत सजग नाटककार थे। अपने नाटकों के चरित्रों के माध्यम से वर्तमान की भावों को, वर्तमान की अवस्थाओं को, वर्तमान की समस्याओं को और वर्तमान के संभावित रास्तों को उजागर करते हैं। इसलिए जयशंकर प्रसाद, और बड़ा रचनाकार सीधे सीधे नहीं कहता। बड़ा रचनाकार अपनी बातों को कुछ इस प्रकार रखता है कि समझने वाले समझ भी जाते हैं और जो जहाँ तक वो बात पहुँचनी चाहिए वो पहुँच भी जाते हैं। जयशंकर प्रसाद की जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। अपनी संस्कृत निष्ठ भाषा को इतनी सरलतापूर्वक उन्होंने प्रस्तुत किया है कि पढ़ते ही पाठक उसमें वो डूबता चला जाता है, उसमें वो खो जाता है। तो जयशंकर प्रसाद भारत की संस्कृति की जो विभिन्नता है उसमें जो छुपी एकता है, उन एकता की भावों को और विकसित और पुष्पित करने का प्रयास करते हैं। माला रूपी बिखरे हुए मोतियों को चुन चुन कर वो एक माला के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में उसे परिभाषित करते हैं, उसे सपना देखते हैं। एक सफल नाटक, एक ऐतिहासिक नाटक के रूप में हम चंद्रगुप्त नाटक को देखते हैं। अगर कोई पूछे कि चंद्रगुप्त नाटक क्या है तो आप इसे कहेंगे कि ऐतिहासिक नाटक है। ये भारत के प्राचीन समय में हुए जो चंद्रगुप्त मौर्य जो एक राजा थे, जो सफल राजा, और उनका गुरु चाणक्य जो थे, उनके जीवन पर आधारित यह नाटक है। पर वर्तमान समस्याओं को सुलझाने की बात हो रहा है। अब वर्तमान, क्योंकि यह जो क्लास है वो बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक नाटक नहीं पढ़े एक भी, या अभी तक इस प्रकार की चीज़ें नहीं सुने हैं, तो ये क्लास उनके लिए है। ये किसी बौद्धिक गुण से या अपने को जो पढ़े लिखे मानते हैं या जो ये मानते हैं कि उन्हें और मेरे क्लास में कुछ सीखने को मिले, उनके लिए नहीं है। ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी अभी पढ़ना शुरू किए हैं साहित्य, उन बच्चों के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर इस वीडियो से कुछ भी अगर सीखने को मिला हो तो मेरा जो ये प्रयास है वो सफल मैं मानूँगा। और अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो निश्चित तौर पर आप कमेंट करेंगे और लाइक कमेंट करें। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, पर अगर आप कमेंट करेंगे कि क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, तो निश्चित तौर पर मैं अपनी वीडियो में, जो दूसरा वीडियो मैं बनाऊँगा, मैं उसमें सुधार लाने का प्रयास करूँगा। क्योंकि ये मेरा स्वयं का प्रयास है कि यहाँ के बच्चे जो हैं उनके पास किताबें नहीं होती, या आर्थिक रूप से हम जिस इलाके में रह रहे हैं वो कमज़ोर, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से उनकी स्थिति ठीक नहीं है और वो किताब नहीं खरीद सकते। तो उनके लिए वीडियो है, वो एक बार चीज़ों को सुने, समझें, और अगर समझ में आ रही हैं चीज़ें तो अब निश्चित तौर पर कमेंट करके बताएं। पूरा वीडियो देखिए, अगर देखने से अगर कुछ सीख जाते हैं तो मैं सफल समझूंगा। बाकी इतना ही कहकर मैं अगले क्लास तक के लिए अपने वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए जोहार, खूब पढ़िए, आगे बढ़ते रहिए, खास तौर पर जो बच्चे, जो स्टूडेंट इसे देख रहे हैं। धन्यवाद।